जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति, ये सहरिया जनजाति एक नज़र में, ये रिवीजन के लिए, बाकी इसका विस्तृत अध्ययन इधर। तो परिचय एवं उत्पत्ति। तो सहरिया मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। सहरिया मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है जो कि आदिमता की अंतिम पहचान की स्थिति में है। ठीक है। और भारत सरकार द्वारा सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। पहले बता चुके हैं ये अच्छे से। सहरिया अपने आप को आदिवासी मानते हैं। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को प्रिमिटिव जनजाति माना है। सहरिया द्रविड़ समूह या कोलेरियन परिवार की जनजाति है। द्रविड़ समूह या कोलेरियन परिवार की जनजाति है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। फिर सहरियों को खुटिया, पटेल, राउत या रावत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन नामों के संबोधन से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। रसेल एवं हीरालाल ने भी इनको इन्हीं नामों से संबोधित किया है। तो कौन? खुटिया, पटेल, राउत या रावत। फिर उसके बाद सहरिया शब्द की उत्पत्ति साधन हरिया से हुई है, जहाँ सा का अर्थ है साथी तथा हरिया का अर्थ है शेर, अतः सहरिया का अर्थ है शेर का साथी होना। तो सहरिया का अर्थ है शेर का साथी होना। ठीक है, याद रखिएगा, सहरिया का अर्थ है शेर का साथी होना। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द सहारा से हुई है, से भी माना जाता है, जहाँ सहरा का अर्थ है जंगल। तो एक अर्थ क्या है? शेर का साथी। दूसरा सहरा का अर्थ क्या है? जंगल। अतः यह जनजाति जंगलों में निवास करती है, इसलिए इन्हें सहरिया कहा जाता है। सहरिया जनजाति की उत्पत्ति की कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। एक अन्य लोक कथन के अनुसार सहरिया तथा भील दो सगी बहनों की संतान है। एक अन्य कथक अनुसार सहरिया तथा भील दो सगी बहनों की संतान है। बड़ी बहन भीलनी से उत्पन्न संतान भील हुई और सेरिया से उत्पन्न सहरिया। मतलब कि दो बहनें थी, उनमें से भीलनी जिसका नाम था, तो उससे कौन सी संतान हुई? भील हुई। और सेरिया से कौन हुई? सहरिया। तो इसका मतलब ये है कि सहरिया और प्लस भील, ठीक, और गोंड प्लस बैगा, इनका आपस में है। ठीक है। उसके बाद सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर, मतलब भाई मौसी के बेटे हुए, तो ऐसे में ये भीलों का सहोदर मानते हैं। सहरिया भीलों को आज भी अपना बड़ा भाई मानते हैं। सहरिया महर्षि वाल्मीकि को, क्योंकि भील जनजाति से ही संबंध है महर्षि वाल्मीकि का, तो इसलिए प्रथम पितृ पुरुष मानते हैं, अर्थात ये अपने आप को वाल्मीकि की संतान मानते हैं। फिर उसके बाद सहरिया की उत्पत्ति संबंधी कथाओं, पुराणों, विचारों से स्पष्ट होता है कि सौर, सबर और सवर आदि सहरिया जनजाति के ही नाम है। सहरिया सबरी से भी अपनी उत्पत्ति बताते हैं। सहरिया सौरी सबरी भीलनी से उत्पन्न होने के कारण सबर या सौर कहलाए। फिर ये सहरिया निषाद और लवकुश से भी अपना संबंध बताते हैं। मतलब रामायण में, जैसे वाल्मीकि रामायण में ये क्या कहते हैं, सबरी माता भी थी, फिर निषाद भी थे, लवकुश भी थे। इनसे वनवासी राम ने सबर कोल किरातों की सेना बनाकर सहायता ली थी। सबर कोल किरातों की लेकर सेना भगवान ने बनाई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें विश्वामित्र के वंशज कहा गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में किस जनजाति को विश्वामित्र के वंशज कहा गया है? तो सहरिया जनजाति को। इनका पूर्वज एक जारा सबर को बताया गया है। सबर नाम का एक वृद्ध भील योगी सबरी नारायण से 2 मील दूर करोंद में रहता था। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनगणना के अनुसार 1961 की जनगणना के समय किए गए सहरिया ग्राम गधेर में उत्पत्ति संबंधी सर्वेक्षण अध्ययन के प्रतिवेदन में एक सहरिया वृद्ध ने के बताए अनुसार, अब उन्होंने कैसे उत्पत्ति हुई ये बताया। संसार के रचयिता ब्रह्मा ने संसार की रचना समय सभी जाति के लोगों को ये स्थान निश्चित किया। सबसे पहले उन्होंने सहरिया की रचना की और उसे एक निश्चित स्थान में बीचों बीच बैठा दिया। वह अत्यंत सरल व्यक्ति था। जैसे जैसे ब्रह्मा ने अन्य जाति के लोगों को बनाया, वह सहरिया के पास आकर बैठने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश में सहरिया को परे खिसकाते गए। अपने सरल स्वभाव के कारण वह खिसकता चला गया। सब जातियों के निर्माण तक एक ऐसी स्थिति आई कि बेचारा सहरिया एकदम खूट अर्थात सिरे तक पहुंच गया। ब्रह्मा ने जब निरीक्षण के समय सहरिया को एकदम सिरे पर पाया तो पूछा कि उसे जब बीच में बैठाया गया तो वह सिरे पर कैसे पहुंच गया। इस पर ब्रह्मा नाराज हुए और कहा कि
वह लोगों के साथ रहने लायक नहीं है और श्राप दिया कि वह मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अलग रहकर एकांत और जंगल में बसेगा। तो एक कहानी, मतलब जनजातियों में बहुत सारी कहानी की इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये बहुत सारी कहानी है। फिर खुटिया संबंधी एक कथा इस तरह प्रचलित है कि भगवान ने पृथ्वी की रचना के बाद पहला गाँव बसाया। गाँव की बसाहट के मुहूर्त में जिस सहरिया ने खूंटा गाड़ा वही खुटिया पटेल कहलाए। फिर एक कथा अनुसार भगवान ने जंगल में पहले आदमी को रहने भेजा, उसका नाम गंगू खुटिया था। चूंकि जंगल का एक अर्थ सहरा भी होता है इसलिए वह सहरा आदिवासी कहलाए, बाद में ये सहरिया हो गए। मतलब गंगू खुटिया, और जंगल का अर्थ, सहरा का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है, तो इसलिए सहरा आदिवासी कहलाए। सहरिया जनजाति की उत्पत्ति के विषय में श्री मंजूलाल सिलवाद ने भागवत पुराण की कथा को उल्लेख किया है। इस कथा अनुसार एक प्रतापी राजा बैन की मृत्यु के कारण उसके शरीर को रगड़कर 4 आदमी पैदा हुए, जिसमें से एक काला आदमी पैदा हुआ है, वह आदिवासी सहरिया कहलाया। फिर एक कथा क्या है कि नवा गांव के एक फूल सिंह परोदिया के बताए अनुसार भगवान ने सभी जातियों का सृजन किया। ब्रह्मा जी एक आदमी और बनाना चाह रहे थे, लेकिन सामग्री समाप्त होने के कारण अपने शरीर के मैल से एक आदमी बनाए, इसलिए इसे सहरिया कहा गया। रसेल एवं हीरालाल ने भी अपने किताबों व लेखों में सहरियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। रसेल और हीरालाल ने सवर, सवरा, सौर, सहरा की चर्चा के साथ जौरिया और खुटिया उपशाखाओं की व्याख्या की है, किंतु उन्होंने सहरिया शब्द का जिक्र नहीं किया है। शायद ये सहरिया शब्द से वाकिफ नहीं हुए हैं। जनरल कनिंघम ने सहरियों को सौर या सबर माना है। याद के रहिएगा कि कनिंघम ने क्या माना है, सौर या सबर। और ये रसेल और हीरालाल ने सबर, सबरा, सौर, सहरा की चर्चा के साथ जौरिया और खुटिया उपशाखाओं की भी व्याख्या की है। और हेरोडेटस के अनुसार कुल्हाड़ी के लिए सीथियन भाषा में सगारिक शब्द होता है, तो इस जनजाति का नाम कुल्हाड़ी लेकर चलने के कारण सहरिया पड़ा। तो हेरोडेटस के अनुसार कुल्हाड़ी लेकर चलने के कारण इनका नाम सहरिया पड़ा। ठीक है। फिर गार्डन ने आर्य और द्रविड़ों से पूर्व भारतवासियों में मुंडा, कोल, हो, सवर, जिनको सहरिया, भूयांस, भील, कोरकू इत्यादि का नामोल्लेख किया है। आईने अकबरी में भी सहरियों का उल्लेख हुआ है। याद रखेगा कि आईने अकबरी में भी किस जनजाति का उल्लेख हुआ है, सहरियों का। फिर बुद्ध धर्मशास्त्रों में सहरिया जनजाति का उल्लेख आया है। चंबल जमुना नदी के मैदानी भागों में सहरियापा नाम का राजा था, यह सहरा जनजाति का मुखिया था, इसी स्थान को सहरा नाम से जाना जाता है। ठीक है। बुद्ध धर्मशास्त्रों में सहरिया जनजाति का उल्लेख आया है। चंबल जमुना नदी के मैदानी भागों में सहरिया नाम का राजा था, यह सहरा जनजाति का मुख्य था, इसी स्थान का सहरा नाम से। मतलब ये अभी उत्पत्ति ही कि कैसे उत्पत्ति हुई इस तरह नहीं पूछता है, बल्कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि टीवी नायक ने द सहरिया, तो किसने मोनोग्राफ लिखा द सहरिया, तो टीवी नायक। डॉक्टर केसी दुबे ने पूर्व भोपाल रियासत में सौसिया और सौर को सहरिया का समानार्थक माना है। केसी दुबे ने भोपाल रियासत से सौसिया और सौर को सहरिया का समानार्थक माना है। ठीक है। सबर के लिए इतिहासकार प्लिनी, सुवारी और टालमी ने सवारा संज्ञाओं का प्रयोग किया है। तो याद कर, सवर के लिए प्लिनी ने क्या किया है, मतलब ये सोचिए प्लिनी और ये हेरोडोटस जैसे इतिहासकारों ने भी इनका उल्लेख किया है। तो प्लिनी ने क्या कहा है, सवर, और सुवारी और टालमी ने सवारा कहा है। तो सवर किसने कहा है, प्लिनी ने, और टालमी ने सवारा संज्ञा का प्रयोग किया है। सवर शब्द का उल्लेख 800 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी के बीच में संस्कृत पुस्तकों में मिलता है। फिर उसके बाद भौगोलिक विस्तार, तो मूल निवास साहेबाद का जंगल, कोटा राजस्थान में। याद किए रहिएगा कि इनका मूल निवास कहाँ है, साहेबाद का जंगल, जो कि कोटा राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में सहरिया मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मतलब राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र। ठीक है। जैसे श्योपुर, शिवपुरी, सर्वाधिक संकेतन कहाँ है, शिवपुरी में। याद के रहिएगा, सहरिया शिवपुरी में। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, बिस्सा, रायसेन, राजगढ़, बुंदेलखंड क्षेत्र में सहरियों का निवास है। सहरिया विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी पुकारे जाते हैं। गुना क्षेत्र में रावत या राउत तथा बिंद क्षेत्र में सोसिया। ठीक है। बिंद क्षेत्र में क्या इनको बोला जाता है। फिर शारीरिक विशेषता क्या है, सहरिया जनजाति का व्यक्ति सामान्य नाक, नक्श, औसत शरीर तथा काले रंग वाला होता है। डॉक्टर टीवी नायक की द सहरिया मोनोग्राफ के अनुसार सहरिया जनजाति लोगों की चमड़ी का रंग भूरा और काला होता है, समानता उनके बाल उलझे, काले और खड़े रहते हैं। तो याद किए रहिएगा कि ये द सहरिया किसने लिखा है, टीवी नायक ने, और टीवी नायक ने द स्टडी ऑफ व्हील्स भी लिखा है। तो मैंने ट्रिक बताई थी कि टीवी देखने से स्टडी खराब होती है, ऐसे। फिर उसके बाद
उपजातियां गोत्र, तो सहरिया जनजाति के उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न जनजातियों में बांटा गया है। सवर सौर सहरिया समाज अनेक गोत्रों में बटा है। एक गोत्र के लोग कुटुंबी, गोती, सगोती या भाई बंदी कहलाते हैं। सहरिया गोत्र को गोत या बेक कहते हैं। याद के रहिएगा कि गोत्र को क्या कहते हैं, गोत या बेक कहते हैं। गोत्र जाति इतिहास की पहचान का प्रतीक है, इसलिए प्रत्येक जाति में गोत्र चिन्ह का प्रचलन है। गोत्रों के आधार पर सहरिया जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। लड़िया, जिसको जोरिया और खुटिया इसकी शाखाएं हैं। फिर उड़िया, और फिर इसके बाद काला पिठिया या काली पीठ, उड़ीसा में जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं। ठीक है, तो सहरिया, लड़िया, उड़िया और काला पिठिया या काली पीठ। फिर उसके बाद सहरिया जनजाति में गोत उत्पत्ति की एक कथा प्रचलित है, जिनके अनुसार सहरिया जनजाति और गोंड जनजाति में बहुत गहरी शत्रुता थी और एक बार दोनों में लड़ाई हुई। तो सहरिया जनजाति के लोगों ने गोंडों के हमले से बचने के लिए जिस वस्तु की ओट ली, उसी के आधार पर उस वस्तु को अपना गोत्र चिन्ह अपना लिया। जैसे कि युद्ध किसके बीच हुआ था, गोंडों के बीच हुआ था, गोंड जनजाति के बीच। ठीक है, सहोदर किसको मानते हैं, ये भील को, और दुश्मन किसको मानते हैं, गोंड को। ठीक है, युद्ध हुआ था। तो उमरिया उमर के पेड़ के नीचे छिप गए, भिलोड़िया नदी की भिलोड़ी घास में छिप गए, परोदिया परोद के पौधे की आड़ में छिप गए, बरोटिया बड़ के पेड़ के नीचे छिप गए, सोलकिया सलाई के पेड़ के छिप गए, डांगिया जो जंगल में भांग गए डांग में, सेलिया सिलिया पत्थर के पीछे छिप गए, पारुआ नदी नाले पार करने वाले, और छुआन मैदान से भागने वाले। तो इस तरह ये है, एक बार रीड मान लीजिएगा। इसके अतिरिक्त सहरियों के निम्नलिखित गोत्र भी मिलते हैं, जैसे नकटेले। नकटेले मतलब स्वाभिमानता के फलस्वरूप बदचलन बहू की नाक काटने के कारण, पलिया पैरों से तलैया के पानी को गंदा करने के कारण। ये बस रीड मानना है। फिर उसके बाद सनोरिया, सोते हुए किसान की छाती पर सूरजमुखी के बीज से पौधा अंकुरित होने के कारण। फिर उसके बाद सहरिया गोत्र चिन्हों का अपमान पाप मानते हैं, ऐसा होने पर वो पश्चाताप भी करते हैं। सहरिया एक दूसरे के गोत्र चिन्हों का आदर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सामाजिक संरचना इनकी कैसी है। सहरिया जनजाति में परिवार एक आधारभूत सामाजिक संगठन है। सहरिया जनजाति में पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, जिनकी पारिवारिक इकाई को कुटुंब कहते हैं। सहरिया में जब किसी लड़के की शादी होती है तो घर के बगल में ही दूसरी झोपड़ी बना दी जाती है, जिससे पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं। परिवार का मुखिया पिता ही होता है। घर का प्रत्येक काम उसकी राय या सहमति से होता है। पिता के बुजुर्ग होने या मृत्यु होने पर परिवार का बड़ा सदस्य पुरुष ही घर का मुखिया होता है। सामाजिक नियंत्रण संगठन, तो सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सहरियाओं के गांव को सहराना कहा जाता है। ये तो याद मतलब आराम से जान सकते हैं कि सहराना। पटेल, कोटबार, बराई, भोपा, तो पटेल, कोटबार, बराई, भोपा और हथनरिया तथा गांव के वयोवृद्ध सहरिया पंचायत में 5 पंच के रूप में सम्मान पाते हैं। जैसे पटेल, सहराना का मुखिया पटेल होता है। पटेल की नियुक्ति जाति परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। इसका मुख्य काम समाज में धार्मिक सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होना, पंच निर्णय करना होता है। पटेल समाज में समस्याओं को गांव पंचायत में ही निपटाने का भरसक कोशिश करता है। प्रधान, समाज और पटेल के कामों को निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति प्रधान कहलाता है। तो पटेल के काम को पूरा कौन करेगा, प्रधान। ठीक है, फिर उसके बाद प्रधान का कार्य पंचायत जोड़ने, निर्णय सुनाने, दंड वसूली, सगाई, ब्याह और अतिथियों की व्यवस्थाओं में सक्रिय सहयोग करना है। प्रधान का चयन भी परंपरागत ढंग से होता है। बिना पटेल और प्रधान से के कोई सामाजिक धार्मिक कार्य संभव नहीं। फिर बराई ये संदेश वाहक होता है और डोंडी पीटता है, जैसे नहीं ऐसे हल्ला करके कि सुनो सुनो सुनो, तो ये कौन होता है, वही बराई। फिर उसके बाद भोपा, इसे गोठिया भी कहा जाता है। यह तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और अन्य सभी बीमारियों का इलाज करने वाला होता है। बीमारियां होने पर भोपा के बताए अनुसार पान प्रसाद या बलि चढ़ाने की प्रथा सहरिया समाज में आम है। भोपा के सिर पर किसी देवी देवता का साया होता है। भोपा को गोट और चांदी का कड़ा भेंट किया जाता है। फिर हथनारिया या गुनिया वैद्य होता है। यह नाड़ी देखकर बीमारी का इलाज करता है। यह जड़ी बूटी तथा तारक मारक मंत्रों का ज्ञाता होता है। पंचायत से असंतुष्ट सहरिया कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। फिर उसके बाद इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हथनारिया या गुनिया, हाथ को पकड़ के नहीं, नाड़ी वैद्य जो होते हैं, तो उससे याद कर लीजिएगा कि हथनारिया। फिर पंचायत में असंतुष्ट सहरिया कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। पंचायत में स्त्रियों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। विवाह के अवसर वो पटेल को 5, प्रधान को 3 और बराई को 1 रूप नेक सम्मान स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद गांव एवं आकाशी हो ही गया कि सहरिया जनजाति जहाँ पर निवास करती है उसे क्या कहा जाता है, सहराना कहते हैं। सहरिया जनजाति किसी गांव, कस्बे या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाते ही है, कोरकियों के ढाना जैसा होता है। जैसे कि सहरिया जनजाति क्या जहाँ रहती है उसको क्या बोलते हैं, सहराना। और ये सहरिया जनजाति किसी गांव, कस्बे या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाते हैं, तो कोरकियों को ढाना,
कोर्कियों के ढाना जैसा। तो कोर्कियों में जैसे यहाँ शहरियों का सहराना, वैसे ही कोर्कियों का ढाना। शहरी जनजाति अपना सहराना अधिकांशतः जंगलों में ऊंची पहाड़ियों की तुलना में समतल मैदान में बसाना अधिक पसंद करते हैं। शहरियाओं के मकान की बसावट अंग्रेजी के अक्षर उल्टे युग। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन के मकान की बसावट अंग्रेजी के उल्टे यू की तरह होता है, ऐसे। तो किसका होता है? सहरिया का। किसका होता है? सहरिया। ठीक। फिर उसके बाद इससे सहराना का एक ही प्रवेश द्वार होता है तथा सहराना के बीच में चौक होता है जिसपे बंगला, अतिथि घर होता है। बंगला एक प्रकार की धर्मशाला, सामुदायिक भवन होता है। पहले भी बंगला, बैगांव में भी बंगला होता है। इनके मकान आमने सामने पंक्तिबद्ध चौकोर शैली में बसे होते हैं। घर में अनाज भरने के लिए मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठी, जिसे पेई, प्रत्येक घर में होती है, जिस पर शहरिया महिलाएं मिट्टी की बारीक बारीक रेखाओं से फूल, पत्ते, मनुष्य, पशु, पक्षी की आकृतियां उकेर देती हैं। कोठी बनाते समय किसी गाय या अलंकरण घर में हमेशा रहता है। ठीक है। तो ये घर में अनाज भरने के लिए मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठी ऐसे बनाई जाती हैं। ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, मिट्टी की रहती है, और यहाँ नीचे से जगह रहती है निकालने के लिए, ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है। घर में जिस पर शहरिया महिलाएं मिट्टी की बारीक बारीक रेखाओं से फूल, पत्ते, पशु, पक्षी आकृतियों कर देती है। कोठी बनाते समय किया गया अलंकरण घर में हमेशा रहता है। खान पान क्या है? मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, चावल, जिनमें पौष्टिकता अपेक्षाकृत कम होती है, शहरियों का मुख्य भोजन है। शहरिया गेहूं का उपयोग पर्व त्योहार पर करते हैं तथा सब्जियों का उपयोग मौसम के अनुसार करते हैं। शहरिया जीवन प्रकृति पर आश्रित है। प्राकृतिक रूप से उगने वाले कंद, मूल, फल, हरी पत्तियां खाने का शहरियों का सबसे प्रिय शौक है। वनस्पति का विस्तृत ज्ञान प्रत्येक शहरियों के पुरखों से विरासत में मिली है। ज्वार की रोटी, कढ़ी शहरिया बड़े चाव से खाते हैं। बेसन बाटी विवाह आदि शुभ अवसर पर बनाई जाती है। तो ज्वार की रोटी और कढ़ी कौन खाते हैं? शहरिया। और बेसन बाटी विवाह के शुभ अवसर पर बनाई जाती है। फिर वस्त्र और आभूषण, पुरुष मुख्य रूप से धोती, प्राय रंगीन कमीज और साफा पहनते हैं तथा स्त्रियां लहंगा, घाघरा, लुंगड़ा, पेटिया, सलूका पहनती हैं। इनकी वेशभूषा पर राजस्थानी परंपरा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इनके वस्त्रों का रंग चटकदार हरे, पीले, नीले और लाल होते हैं। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों अंतर पहनते हैं। पुरुष कान में छिलकड़ी, मुर्की, झेला, गोखड़ू, गले में कंठी, ये सब याद नहीं कर सकते आप इतना, तो सिर्फ एक बार रीड मार लीजिए, दिमाग से कर लेंगे। अगर आ भी गया, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के लिए इस तरह हम नहीं याद कर सकते। तो पुरुष कान में क्या पहनते हैं? छेलकड़ी, मुर्की, झेला, गोखड़ू, गले में कंठी, गोप, चौसर, हाथ में कंडुलियां, अंगुलियों में बीठी, पैरों का अंगूठे में अंगूठी, कमर में सुतबा कनकती। महिलाएं सिर में बोर, राखड़ी की लीप, कान में पीकर पत्ता, गुट्टी, एरन, बाली, नाक में सोने चांदी के लौंग, गले में खंगवारी, खंगाड़ी, बजबट्टी, रुपयों की माला, कठ, ये सब। ठीक है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक परंपराएं एवं मान्यताएं। जन्म संस्कार। तो शहरिया जनजाति में लड़कियों के जन्म को अति शुभ माना जाता है। तो किस जनजाति में लड़कियों के जन्म को अति शुभ माना जाता है? शहरिया जनजाति। तो याद कर लीजिए, शहर से बना है शहरिया, तो शहर में के ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, तो लड़के के जन्म को अति शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शहर के लोग ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। फिर गर्भधारण के 7वें महीने में बहू की गोद भराई की रस्म की जाती है। कौन से महीने में? 7वें महीने में। गर्भवती को निषेधों का पालन करना होता है। जन्म के बाद गिलहरी माता को मुर्गी के बच्चे की बलि दी जाती है। किस माता को? गिलहरी माता को। गर्भवती के मायके वाले पहिरावणी लेकर आते हैं, और ये क्या कहते हैं, भील जनजाति में मामा पहरावण लेके आते हैं ना, तो वही इसमें गर्भवती के मायके वाले पहरावणी लेकर आते हैं। नामकरण के बाद महिलाएं गुजरी, गेहूं गुड़ को पानी में उबालकर बनाई गई बांटती हैं। क्या बांटती हैं? गुजरी। फिर उसके बाद विवाह एवं विवाह प्रथाएं। इस जनजाति में विवाह संबंधी नियम कठोर नहीं है। इसमें सहपलायन, सेवा एवं क्रय विवाह की प्रथा प्रचलन है। साथ ही तलाक एवं विधवा विवाह को भी मान्यता है। शहरियों में विवाह बाया संधि पार होने पर होता है। बाया संधि मतलब 30+। आदिवासी युवक युवतियों को अपने साथी चुनने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। उसके बाद समूह नृत्य पर हाट बाजार मड़ई युवक युवतियों के प्रमुख मिलन स्थल है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर कोटा जिले में सीताबड़ी में शहरियों का इस तरह का एक वार्षिक मेला प्रतिवर्ष जेठ माह में बट पूजनी अमावस्या से 10 दिन के लिए लगता है। कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कोटा जिले के सीताबाड़ी में। कहाँ? सीताबाड़ी में। शहरियों का इस तरह का एक वार्षिक मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? सीताबाड़ी में। याद रखे रहिएगा, सीताबाड़ी।
फिर उसके बाद विवाह के प्रकार सबर विवाह। डॉक्टर रसेल एवं हीरालाल ने सबर विवाह को उल्लेख किया। पंच व परिवार वाले विवाह संपन्न कराते हैं। फिर उसके बाद सगाई विवाह। इस विवाह में दोनों पक्षों की राजी बाजी से पहले सगाई की रस्म की जाती है, फिर 1 साल के अंदर विवाह कर दिया जाता है। फिर उसके बाद झगड़ा विवाह। विवाहित स्त्री को भगा कर ले जाते हैं अथवा स्त्री स्वयं अपने और प्रेमी के साथ भाग जाती है। दोनों को ढूंढकर पुनर्विवाह कर दिया जाता है, लेकिन पुराने पति को नई पति की ओर से झगड़ा देना पड़ता है, जिसका निर्धारण पंचायत करती है, जो 200 से 2000 रुपए तक हो सकता है। ठीक है, तो झगड़ा विवाह किस में होता है, याद करिएगा, सहरिया में। फिर उसके बाद विधवा विवाह। विधवा विवाह में पहला हक देवर का होता है, लेकिन विधवा महिला की मर्जी आवश्यक है। फिर उसके बाद खेका विवाह। यदि विधवा किसी अविवाहित पुरुष से विवाह करती है तो इस विवाह को खेका विवाह कहा जाता है। अगर अविवाहित विधवा स्त्री के घर के आंगन में एक लकड़ी का खम्भ खेका गाड़ दिया जाता है तथा पुरुष इस खेका के साथ फेरे लेता है। झार फेरा। संबंध तय होने के बाद प्रलोभन में आकर रिश्ता तोड़कर अन्यत्र संबंध तय करने से पूर्व परिवार लड़की अपहरण कर लेता है तथा फेरा करवा देता है, तो इसको क्या बोला जाता है, झार फेरा। फिर उसके बाद मृत्यु संस्कार। शहरियों में मृतकों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथा है। मृतक संस्कार के बाद तीसरे दिन अस्थियां एकत्रित की जाती हैं। इसे छाछ माटी कहा जाता है। तीसरे दिन अस्थियां एकत्रित की जाती है, जिसे छाछ माटी कहा जाता है। 12वें दिन मृत्यु भोज दिया जाता है, जिसे नुक्ता खर्च कहते हैं। नुक्ता खर्च 12वें दिन दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नुक्ता खर्च। ठीक, उसके बाद स्मृति चिन्ह के रूप में खूंटा गाड़ा जाता है। हिंदुओं के साथ गहरे संबंध के कारण ये हिंदुओं के सारे त्यौहार उसी तरह मनाते हैं जिस तरह हिंदू लोग मनाते हैं। ये चैत में गुड़ी पड़वा, अन्नपूर्णा देवी पूजा, बैसाख में आखा तीज, सावन में रक्षाबंधन, नाग पंचमी, भादों में जन्माष्टमी, कौर कार्तिक में 16 श्राद्ध, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, देव उठनी, 11 शीतला सप्तमी, माघ में राती देवी की पूजा, फाल्गुन में होरी आदि त्यौहार शहरी अधिक आत्मीयता और परंपरागत ढंग से मनाते हैं। फिर उसके बाद पर्वों में मीठा भोजन, घुघरी, घोड़, पूड़ी, मालपुआ बनाने की परंपरा है। दशहरा, दीपावली, होली जैसे त्योहारों पर शहरिया नाचते गाते हैं। फिर नृत्य गान। इनका शहरिया जनजाति के लोग मुख्यतः लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी एवं तेजाजी नृत्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी नृत्य। लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी नृत्य। शहरिया जनजाति के लोग मुख्यतः लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी एवं तेजाजी नृत्य करते हैं। शहरिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत लांगुरिया है, जो श्रावण माह में वो भुजरिया पर्व पर गाया जाता है। तो लांगुरिया है जो श्रावण माह में भुजरिया पर्व में, तो सहरिया, लांगुरिया, भुजरिया, ऐसे याद कर लीजिएगा कि सहरिया, लांगुरिया, भुजरिया पर्व। ठीक है। फिर उसके बाद श्रवण हल्दी गीत, तो मंडप आच्छादन गीत, बतैया गीत, जमनार गीत, ये सब। फिर बन्ना गीत, बारात आगमानी, गारी, बधाई, रसिया, ये। फिर जानकी को बेवफ, कन्हैया गीत, लंगोटरी भेंट, ये गोठली। मेन ये इंपॉर्टेंट है, लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी नृत्य। फिर उसके बाद धार्मिक जीवन। धार्मिक पंथा है सहरिया प्राय हिंदू धर्म को मानते हैं। सीता इनकी आराध्य देवी है। ठीक है, सीता माता इनकी क्या है, आराध्य देवी है। ये आत्मा तथा तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते हैं। ये जीववाद, प्रकृतिवाद, बहुदेववाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, विश्वास करते हैं। ये हिंदू देवताओं जैसे शंकर एवं हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। इनके द्वारा अच्छी फसल की कामना की जाती है। फसल आने पर चैत के पहले देवी देवता पूर्वजों को नए अन्न फलों का भोग लगाते, फिर स्वयं खाते हैं। फिर उसके बाद देवी देवता इनके कौन है, ठाकुर देव। बच्चों और बूढ़ों की रक्षा करने वाला ग्राम देवता ठाकुर देव गांव के किसी छोर पर पेड़ के नीचे स्थापित होते हैं। ये ठाकुर देव उसमें सब गौड़ में भी थे, बैगा में भी थे। ठीक है। फिर उसके बाद ठाकुर देव गांव के किसी छोर पर पेड़ के नीचे बच्चों को निमोनिया और बूढ़ों की पसली चलने पर ठाकुर देवता की मनौती की जाती है। रोगी के ठीक होने पर ठाकुर देवता की पूजा में भोपा के कहे अनुसार दारू और बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद भैरव देव से बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं। मनोकामना पूरी होने पर शिशु को ले जाकर कौर माँ की नवरात्रि की सप्तमी अष्टमी को भैरव देव के आंगन में झूला झूलाती हैं। बकरे मुर्गे की बलि दी जाती है। जब तक यह पूजा नहीं होती घर में बालक के लिए झूला नहीं बांधा जाता। भैरव देव प्रत्येक गाँव में होते हैं, तो याद रहिएगा। संतान प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करते हैं, भैरव देव की। और ये बकरे और मुर्गे की क्या देते हैं, बलि। नाहर देव की स्थापना जंगल में होती है। नाहर का अर्थ है शेर। तो शहरिया नाहर देव की पूजा इसलिए करते हैं कि वे पालतू पशुओं की रक्षा करते हैं। कार्तिक दशहरा पर खेत की मेड़ पर नाहर देव को स्थापित कर वर्ष में एक बार पूजा की जाती है। फिर पर यह देवकृति किसी प्रतिष्ठित शहरिया की मृत्यु होने पर उसके खेत में उसका दाह संस्कार किया जाता है। यदि वे परिवार को कष्ट देते हैं तो भोपा के निर्देशानुसार उसका चबूतरा बना दिया जाता है। प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को दूध, नारियल, बतासे चढ़ाकर परिवार द्वारा उनका
पूजन किया जाता है। परीत देव किसी किसी घर में प्रतिष्ठित है। परीत मतलब परेत, ये भूत उससे संबंधित है, तो इसीलिए कि जब मृत्यु हो जाती है तो अगर परेशान करते हैं, उनकी आत्मा परेशान करती है, तो परेत देव की पूजा। फिर तेजा जी, सहरियाओं को तेजा जी पर अटूट विश्वास है, इसलिए कई गांवों में तेजा जी के ओटले स्थापित होते हैं। बहुतों में तेजा जी के नाम से कई स्थानों पर धार्मिक मेले लगते हैं, जिसे तेजा नवमी कहते हैं। तेजा जी सर्प काटने से बचाते हैं, इसलिए लोग तेजा जी के नाम लाल रेशमी धागों से बंद बांधते हैं। ये राजस्थान के ऐतिहासिक लोक देवता हैं तेजा जी। ठीक है, फिर उसके बाद अन्य देवी देवता तो कुंवर देवता, काला देव, दखौटा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मोतीझरा में मोती सिंह बाबा, ये थोड़ा देख लीजिएगा, मोतीसरा में, ठीक। ये फिर आर्थिक जीवन क्या है, शहरियों के परंपरा धंधे, कृषि, मजदूरी और वनोत्पाद संग्रह करना है। डॉक्टर रसेल एवं हीरालाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है, शहरियों का मुख्य धंधा वनोत्पाद इकट्ठा करना है। तो क्या इनका मुख्य धंधा है वनोत्पाद एकत्रित करना। उसके बाद शहरिया जड़ी बूटी की पहचान करने वाली तथा अच्छे संग्राहक होते हैं। जड़ी बूटियों से दवाई बनाना इनका प्रमुख आर्थिक दक्षता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जड़ी बूटियों से दवाई बनाना किसकी आर्थिक दक्षता है, तो किसकी है, शहरिया की। ठीक है, तो दक्ष कौन होते हैं, शहर वाले, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि आर्थिक दक्षता इनकी यही है। फिर उसके बाद भाषा बोली, शहरिया कोलारियन परिवार के माने जाते हैं, इसलिए इनकी भाषा मुंडारिया, तो याद के रहेगा। इसमें भाषा जैसे भी गोंड की गोंडी, भील की भीली, लेकिन इनकी मुंडारी या कोलारियन परिवार की रही। डॉक्टर रसेल और हीरालाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मध्य प्रांत के सबर अपनी भाषा छोड़ यहाँ बोली जाने वाली आर्यो, हिंदी और उड़िया बोलने लगे थे। ग्वालियर गजेटियर के अनुसार शहरिया में समानता स्थानीय हिंदी में बोले जाने वाली भाषा का प्रचलन है। ठीक है, साहित्यिक वाचिक परंपराएं क्या हैं, तो शहरियों के परंपरागत गीतों, कथाओं, पहेलियों और कहावतों में उनका लोक संस्कृति देखा जा सकता है। गोठ लीला, राम जन्म जानकी विवाह, पांडवों की कथा, लंगूरिया। फिर उसके बाद साहित्यिक वाचिक परंपराएं में ये सब है, तो इसको एक बार जैसे रीड मार सकते हैं। बाकी राम जानकी विवाह, पांडवों की कथा, लंगूरिया, फाग, रसिया, गारी, ये सब। ठीक है, और ये रागनी, बजना गीत, ख्याल चकिया गीत, सगड़ावत, बगड़ावत की लोक कथा आदि शहरियों के समृद्ध वाचिक परंपरा के जीवंत प्रमाण है। शहरीय समझ में बात बात पर कहावतों का प्रयोग सहज रूप से देखा जा सकता है। शहरीय कहावतों को केवत या क्या कहते हैं, केनत, केवत या केनत कहते हैं। उसके बाद शहरियों के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, फटने में खेर, भगने में शेर, अर्थात खैर की लकड़ी के समान शहरिया का स्वभाव होता है। शहरियों से काम लेना उतना ही कठिन होता है जितना खैर की लकड़ी काटना। किसी काम से जी चुराकर शेर की गति से भागने में शहरिया मशहूर है। तो ये याद कर सकते हैं कि शहर वाले काम नहीं करते, आलसी होते हैं। फिर शहरी जनजाति में पांडवों की कथाएं एवं राम जानकी विवाह, सगड़ावत, बगड़ावत लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो याद ये इंपॉर्टेंट है कि सगड़ावत, बगड़ावत लोक कथाएं किस जनजाति में प्रचलित हैं, तो शहरिया जनजाति में। शहरिया जनजाति विश्व की सर्वाधिक पहेलियां बूझने वाली जनजाति है। ये लोग मनगढ़ंत पहेलियां बनाकर एक दूसरे से पूछते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक पहेलियां बूझने वाली जनजाति कौन सी है, शहरिया। ये मनगढ़ंत पहेलियां बनाकर एक दूसरे से पूछते हैं। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, शहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ है, श्योपुर में। तो सा से शहरिया, सा से श्योपुर, याद के रहिएगा। शहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र भी कहाँ है, श्योपुर में। राजस्थान के कोटा जिले के सहबाद तहसील के सीताबड़ी में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, और यहीं वो युवाओं के लिए हाट बाजार और मेले 10 दिन के लिए लगता है जेठ माह में। ठीक है, फिर उसके बाद बट सावित्री अमावस्या सैकड़ों शहरिया वाल्मीकि जी के दर्शन करने मध्य प्रदेश और राजस्थान के सभी अंचलों में पहुंचते हैं। सीताबड़ी का विशाल मेला शहरिया आदिवासियों के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, लैंगिक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो शहरिया जनजाति द्वारा। ठीक, तो ये अभ्यास प्रश्न है, इसमें लगता है शहरिया जनजाति से प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ये अभ्यास क्वेश्चन कर लीजिएगा और उसके क्या आंसर भी दिए हैं, तो उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।